सदा के कुटिल वाद से मेरा मस्तक लहूलुहान हुआ वक्षस्थल, बची हाल को जगह निरंजक। भावों के सोने के अंगद बहने हैं बाहें अभिमानी। मिली वीर गति तेरे पति को, फिर भी रोती है क्षत्राणी। अष्टादश वाहिनी के नायक नरपालों को युद्ध में परास्त कर बंदी किया खान से। ऐसे वीर की प्रिया को रोना उचित कभी। मानिनी, हारो तुम मुझे आज अभिमान से। जैसे मेरी सेवा करता था वैसे ही पांडवों की सेवा करना, माता कुंती की आज्ञा का पालन करना, अभिमन्यु की माँ और द्रौपदी को माँ समझकर पूजना। देख बेटा, शोभामय तन, गौरवमय मन वाले तेरे पिता सुयोधन हुए वीर गति प्राप्त युद्ध में अपने सत्कर्ष बलि के कारण। ये विचार तज शोक युधिष्ठिर के विशाल दक्षिण कर छूकर देकर मेरा नाम पांडवों के संग तू भी करना तर्पण। वैर पश्चाताप में परिणत हो गया। अरे ये आवाज कैसी? शंख दूर धुंध भी सभी जब शांत हैं, कवच छत्र वाणों से छाया प्रांत है। कट कट कर मर गए युद्ध में वीरवर, रथी सारथी निहत पड़े हैं भूमि पर। तब सहसा किसके धन की टंकार से तड़प उठा है नभ।
की पंखुड़ियों से दीर्घ नयन है, लंबी बाहें कनक युग जैसी शोभन है, तान रहे हैं धनुष वेग से बाण चढ़ाए, चलते मेरु शिखर पर ज्यों सुरधन छा जाए।
में तजो धनुष कुरुपुत्र हुई है मेरी ये दुर्गति रण में। सुनिए महाराज, बाल खींचकर भीम ने गदा चांदो के संग आपका किया दैव भी दूर। नहीं, ऐसा मत कहिए। मान ही तो राजाओं का शरीर है। मैंने मान के लिए ही तो युद्ध किया है। देखो युद्ध सभा में पांचाली के खींचे मैंने बिखरे के बाल पुत्र अभिमन्यु को रण में एक निवेश छल से हरा पांडुपुत्रों को वन में भटकाया अनजान। सोचो तो बदले में कितना तोड़ सके वो मेरा मान। पर मैंने तो पक्का प्रण कर लिया है। खाता हूं सौगंध आपकी, अपनी बीचरों की आज मान्य करता हस्त करूंगा। सच के निशा समर का साथ। गुरुपुत्र ने जो कहा वही होगा। अरे भगवान बलदेव, अरे यह धोखा बलदेव के सामने ही किया गया। दुर्जय इधर आओ। अपने भुजबल विक्रम से जो अर्जित किया पिता ने राज, विप्र वचन से तिलक बिना ही तुम उसके राजा हो आज। तो मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया।
ने मुझे देने के लिए 100 हंसों से उड़ने वाला विमान भेजा है। आता हूँ।
सूत्रधार अनुराग मिश्रा, विक्रांत सिंह, सैनिक 1 सत्यम चौधरी, सैनिक 2 करुण केशव, सैनिक 3 अनिल पटेल, दुर्योधन काम्बोज, बलराम पीयूष वर्मा, धृतराष्ट्र अभिषेक मिश्रा, गांधारी सिमरन, मालवी शिप्रा, कौरवी जिया, दुर्जय अमित कुमार, अश्वत्थामा अनुराग मिश्रा। मंच पर जिन लोगों ने दायित्व निर्वाह किया है: पीयूष वर्मा अनिल पटेल पूर्वाभ्यास प्रभारी, वेशभूषा पीयूष वर्मा, वेशभूषा सहायक सिमरन जिया, मंच सामग्री अनिल पटेल, मंच सामग्री सहायक सत्यम चौधरी करुण केशव, प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन देवाशीष मिश्रा, मुख्य सज्जा पटेल सोनी, संगीत जो हमारे दिल्ली से आए अतिथि हैं हरिनारायण दास जी के द्वारा, आंसू वादन सुजीत कुमार गुप्ता, दृश्यांकन एवं छायांकन प्रतिभा जैना सिंह एवं रौद्री सिंह, एक बच्ची पीछे वीडियोग्राफी कर रही है। प्रस्तुति दल में प्रदीप काम्बोज, विक्रांत सिंह, अमित कुमार वर्मा, ऋषम श्रीवास्तव, गौरव मिश्रा। और इस नाटक की परिकल्पना, निर्देशन, ताल वाद्य के तमाम सारे वाद्यों का वादन श्री भूमिकेश्वर। मैं अपने कुछ युवा मित्रों का नाम लेना यहाँ अनिवार्य समझ रहा हूँ, जो इस समारोह के तमाम आयोजनों में, तमाम प्रकार के कामों में मेरी मदद कर रहे हैं। ऋषभ दीक्षित, जीवन सिंह रावत, ऋषिराज मौर्य, अनन्या पांडे, अंकुर सक्सेना, प्रशांत सिंह, अभिषेक तिवारी, मनोज वर्मा और इस प्रेक्षागृह के समस्त कर्मचारीगण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। कुंती युद्ध स्थल में अर्जुन के प्राणों की भीख मांगने के लिए युद्ध स्थल में आती है, ये कहने के लिए कि तू अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने तेरा कल युद्ध है, और तुम पहले तो कहती है तू मेरा बेटा है सबसे बड़ा, ये रहस्य खोलती है युद्ध स्थल में। और मांगती क्या है? अपने पुत्र की, जो उसका सगा भाई है, उसके प्राणों, तू मर जा कर्ण, तू भले ही मर जा, लेकिन अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो जाए, मैं इसलिए तेरे पास भीख मांगने आया हूं। कर्ण का चरित्र, परशुराम के पास शिक्षा लेने के लिए गए हैं और परशुराम शाप देते हैं, उसे पता नहीं है मैंने इंद्र को ठग दिया, वो मेरे पास भीख मांगने आया, मैंने सब कुछ दे दिया। व्यक्ति तो अवश्यवादी है, लेकिन ये जो इसने जो मुझे यशस्वी बनने का जो मुझे आशीष दिया, ये मेरे लिए बहुत बढ़ता है। कर्ण के सारे जीवन के प्रसंग उस छोटे से नाटक में आ जाते, जिसको उपाध्याय जी ने कहा एक आती कुटियाट्टम में ये भास के नाटक, एक शक्तिभद्र और दूसरा भास, कुटियाट्टम में ये दो नाटककार ही सबसे अधिक प्रचलित है आज भी। भास के नाटक 7-7 दिन 8-8 दिन चलते हैं, एक नाटक इतना बड़ा, जैसे हम एकांकी कह रहे हैं। अगर हम रियलिस्टिक तरीके से करेंगे तब तो 10 मिनट में, पूर्वबंधन तो 10-12 मिनट में खत्म हो जाएगा, कर्णबार 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, मध्य व्यायोग 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसको करने की पद्धति, जो रसानुभूति है वो कैसे होती है, जब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप ध्रुपद, आप संगीत सुन रहे हैं, ध्रुपद धमाल, और जो भी गायक है, गागर बंधु समझिए, वो एक ही पंक्ति का कबीर का दोहा आप कुमार जी से सुनिए, और एक ही पंक्ति, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, वो गा रहे हैं, और झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, वो एक एक शब्द पर अटकते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं स्वरों के माध्यम से, और आप एक नए लोक में पहुंचते हैं, नया अर्थ ध्वनित होता है और आनंद में मग्न हो जाते हैं। लगता नहीं है कि वो रिपीट कर रहे हैं, वो जो रिपीटिशन है वो बार बार, तो उसकी जो पुनरावृत्ति है वो पुनरावृत्ति नहीं है, वो उन शब्दों के अर्थों को खोलने की और आपको परिचित कराने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कुटियाट्टम में है, ये हमें ग्रहण करनी है, देखनी है, नकल नहीं करनी है।
वो हमारे पतन की तरफ ले जाएंगी चीज़ें। बंधुओं, बहुत सारी बातें भास के नाटकों के तो बारे में, कथ्य और शिल्प के बारे में क्या कहें, इतनी सारी बातें। पूरे 13 नाटक या अगर 12.5 आप कहें 12.5, क्योंकि शूद्रक ने उसे पूरा किया वृक्षकट के नाम से चारुदत्त को, और लोग बहुत वर्षों तक शूद्रक का ही नाटक मानते रहे। जब भास के नाटक सामने आए तो पता पड़ा अरे ये तो भास वैसा का वैसा निकले, इसे तो पूरा किया गया। सारे नाटक इतने अद्भुत हैं, लाजवाब, और एक नाट्य युक्ति को वो प्रयोग में ले लेते हैं तो उसको रिपीट नहीं करते, सिवाय वो चरित्रों के आगमन और निष्क्रमण या सूत्रधार, आरंभ में नांदी पाठ के बाद सूत्रधार का प्रवेश, ये सारे के सारे नाटकों में मिलता है। तो कुछ संकेत है, और ये कहना भी शायद उचित नहीं है। हो सकता है कि कुछ किसी के पास इस तरह के प्रमाण हो, लेकिन जितना कुछ मैंने पढ़ा है उसमें मुझे एक भी प्रमाण ऐसा नहीं लगा कि नाट्य शास्त्र का भास ने उल्लंघन किया हो। पता ही नहीं, एक चीज में आपको नाट्य, आप ज़्यादा बड़े विद्वान हैं नाट्य शास्त्र की भी और संस्कृत की भी, मैंने अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। मुझे तो लगा है कि भास, बल्कि कालिदास ने छूट लिया विज्ञान शाकुंतलम, भास ने तो इतने खूबसूरत तरीके से उनका इस्तेमाल किया है। हमने इस सब से हमें ग्रहण करना है ये बात कि आज के समय, इस समय जब हम जीवित हैं, उस समय हमारा रंगमंच, वो भारतीय रंगमंच, वो संस्कृत का या हिंदी का या उड़िया का या मराठी का या मलयालम का रंगमंच नहीं, भारतीय रंगमंच आज के दर्शकों को, आज के सामाजिक को, उनकी तात्कालिक समस्याओं के लिए क्या कुछ दे पा रहा है। अगर हम पृष्ठ पोषण करते हैं संस्कृत के नाटकों का या किसी के भी नाटकों का जो आज की समस्याओं का समाधान नहीं देता, उत्तर नहीं देता, प्रश्न पैदा नहीं करता, तो वो नाटक, वो रंगमंच बिल्कुल बेमानी है, और वो नाटक फैशन की चीज हो जाएगी। जैसा बिसारी जी ने कहा, म्यूजियम पीस हो जाएगी। वो रंगमंच जीवित नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता, दर्शक की चीज, दर्शनीय चीज हो जाएगी। रंगमंच जीवित रहेगा तात्कालिक प्रश्नों से जब हम साक्षात्कार करेंगे, जब अब दर्शक को झकझोर सकेंगे। अगर हम उसके मस्तिष्क पर कोई जो एलिनेशन का, जो बटोर का जो पर्पस था, वो हमारे नाट्यशास्त्र का पर्पस है, वो हमारे सारे के सारे रंगकर्म का पर्पस है। अभी आपने कहा था न तत्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न शक्कर, उसका मूल आधार ये है कि आप अपने समय, अपने सामाजिक, अपने दर्शक के लिए जिस समय में आते हैं, जिस लोक में आते हैं, उस लोक के लिए कुछ जो तात्कालिक प्रश्न है उनके सब उत्तर खोजें और दर्शकों से संबंध स्थापित करें। अगर ये कर सके तो हमारा भारतीय रंगमंच सार्थक होगा और जीवित रहेगा। अगर हमने अनुकरण करने की कोशिश की, शॉर्टकट्स किए अर्थ के लिए या यश के लिए, अगर हमें रंगमंच करना है तो रंगमंच न करें, ज़्यादा अच्छा होगा। हम धारावाहिकों की तरफ, फिल्मों की तरफ जाएं। अगर हमें रंगमंच, भारतीय रंगमंच, और हम जिस तरह के रंगमंच की आवश्यकता है उस तरह का रंगमंच करना है, तो वो उत्सर्ग मांगता है, कुर्बानी मांगता है, जो इप्टा के ज़माने में लोगों ने की थी। आप जरा देखिए तो शम्भू मित्र ने, बलराज साहनी ने क्या किया था। बलराज साहनी को आप फिल्मों के एक्टर की तरह से जानते हैं। अगर आपको मालूम है कि हबीब तनवीर को 5 दिन फुटपाथ पर सोना पड़ा था, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दीना गांधी उस वक्त में, हमारे आज की लड़कियों के लिए ये बहुत ही बड़ी प्रेरणा की बात होगी, उस वक्त अपनी यौवन अवस्था में इप्टा के साथ जुड़ी थी दीना गांधी, और बलराज साहनी और शम्भू मित्र और इनके साथ काम कर रही थी, मोहन सहगल और हबीब तनवीर वगैरह के साथ काम कर रही थी। कैसा जज्बा था उन लोगों में, कैसी कुर्बानी की भावना थी। दोस्तों, ये एक आंदोलन की जमीन तैयार कर रहा है आज। बहुत आसान नहीं है, और जब तक हम सब रंग कर एकजुट होकर के और बिना समझौता किए, बिना कलात्मक समझौता किए अगर हम अपना काम करते रहे, निश्चय है आज नहीं, आज के 20 साल बाद, आज के 50 साल बाद, हम 150 साल पहले भारतीय दुनिया रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो जमीन दी थी, आज प्रेरणा दे रही है। आज आप काम करेंगे तो हो सकता है आपको तत्काल फल न मिले, लेकिन निश्चय है आप एक बहुत अच्छी, बहुत मजबूत जमीन तैयार कर देंगे जो भारतीय रंगमंच को इतना समृद्ध करेगी। जो काम शम्भू मित्र ने, हबीब तनवीर ने या जब्बार पटेल और रतन देव जैसे लोगों ने किया,
वो आपको लगेगा कि हमारे देश में अरे एक शहर में वहाँ का रंगमंच ऐसा है, उसका मुहावरा बिल्कुल दूसरे से अलग है। ये लखनऊ का है और ये भुवनेश्वर का है, ये चेन्नई का है, ये मलयालम का है। और सारे जिस तरह से हमारा नृत्य हो, चाहे भरतनाट्यम हो या कथक हो, कथक जयपुर का हो या लखनऊ का हो, ओडिसी हो, कुचिपुड़ी हो, सोपानम, मोहिनीअट्टम हो, सब भारतीय हैं। उसी तरह से बहुत सारी शैलियाँ भारतीय रंगमंच के विकसित होंगी, नाट्य रंगमंच जो पूरी तरह भारतीय होंगी, लेकिन एक दूसरे का अनुकरण करने वाली नहीं होंगी, अपने आप में स्वायत्त होंगी। वो भारतीय रंगमंच होगा। दोस्तों, मैंने बहुत समय लिया आपका। मैं सच बात तो ये है कि इस विषय पर बोलते बोलते थोड़ा मुझे लगता है कि समय मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। बातें बहुत सारी हैं, फिर कभी मौका मिला, सुयोग मिला तो और बात करेंगे। मैं आप सभी लोगों को आयोजन करताओं की ओर से और विशालिया जी, सूर्यमोहन जी और उपाध्याय जी की तरफ से और इन सबकी तरफ से अध्यक्षता के नाते मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत ही उपकृत हूँ। आपने तो धन्यवाद दिया सबको। एक बात मैं कहने के लिए आया, अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था गायकों का कि एक ही पंक्ति का अनुकीर्तन, उसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द है सही अनुकीर्तन, जो गायक कर रहा है। अगर झीनी झीनी पीनी रे चदरिया का अनुकीर्तन करते हुए उस गायक ने एक पूरी चादर बीन दी, कबीर ने तो तब बीनी थी, और अगर डागर बंधु आज बीन दें, ठीक उसी तरह आज की गोष्ठी में मैंने तो बीज डाले थे, फिर बिसारिया जी ने, कोई श्रेष्ठी जी ने, और आते आते आपने जिस तरह आवृत्ति की और पूरा का पूरा एक चादर बीन दी है, रंगमंच की बहुत शक्ल सामने आ गई। धन्यवाद। धन्यवाद मंचा सिंह सभी विभूतियों का। और जैसा कि पहले हम घोषित कर चुके थे कि एक विचार विमर्श का भी सत्र होगा, लेकिन आज समय बहुत कम है। फिर भी के वत्स जो हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, उनके दिमाग में कोई प्रश्न है वो राजेंद्र उपाध्याय जी के लिए, वो कुछ कहना चाहेंगे। तो पहली बात है कि थिएटर से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं रंगकर्मी नहीं हूँ। हाँ, होशो हवास में जब से मैं हूँ तब से रंगमंच लगातार देखता हूँ, नाटक देखता हूँ 79 से, और जब तक मैं दिल्ली में रहा 8 साल पहले तक, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नाटक दिल्ली में रहा तो मैंने ना देखा हो 79 के बाद से और 98 तक। मैं सबसे पहले तो वक्ताओं को बधाई दे दूँ कि बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी विचार गोष्ठी में मैं बैठा हुआ हूँ कि बहुत सारी जानकारियाँ बढ़ गई। अब दूसरी बात मैं थोड़ा सा अलग हटकर बात करूंगा, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ। टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह को और डॉक्टर प्रतिभा पाटिल को फंडामेंटली ये राइट्स नहीं इस देश के ऊपर, इस देश में भ्रष्टाचार पर वो कोई दुख प्रकट करें। ऐसे रंगकर्मियों को कोई अधिकार नहीं है, खासकर नाट्य लेखकों को, नाट्य निर्देशकों को और अभिनेताओं को ये कहने का कि हिंदी रंगमंच की स्थिति ठीक नहीं है, दर्शक नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो नाट्य लेखक होगा, निर्देशक होगा, अभिनेता होंगे। कहाँ ऐसी स्थिति गायब कर दी आप रंगकर्मियों ने? कहाँ इतने वरिष्ठ रंगकर्मियों ने, निर्देशकों ने ऐसी स्थितियां गायब कर दी कि आज हमारे पास नाटक देखने के लिए दर्शक नहीं है? इसके लिए केवल जिम्मेदार रंगकर्मी है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। क्योंकि आप लोग जो हैं, आपके जो पूर्वज थे, उन्होंने एक ऐसी कल्चर डेवलप करी, ऐसी सिस्टम बनाया, ऐसी एक चीजें दी कि आप लोगों ने अपना पूरा जीवन ही थिएटर में लगा दिया। 40 साल 50 साल आप लोगों ने थिएटर में लगा दिए। कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो रही है कि नेक्स्ट जनरेशन को हम वो नहीं दे पा रहे कि नेक्स्ट जनरेशन थिएटर पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाए या हम नए दर्शक ढूंढ सकें। दूसरी बात डॉक्टर उपाध्याय जी ने जो कही, उन्होंने कहा कि सीता मैया को
संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं था, और जो उस जमाने के जो कर्मचारी तबके के लोग थे उनको संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं था, वो प्राकृतिक भाषा में बोलते थे। अधिकार होना अलग बात है, फंडामेंटल तो राइट्स थे उनकी भी, बाध्यता अलग है, उनको किसने रोका था? ये उस जमाने के जो एक मठाधीशों की जो एक कल्चर जो डेवलप हुई थी, जिसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं, ये उनका था। अगर शास्त्रों में भी ऐसा लिख दिया गया था कि स्त्रियां संस्कृत नहीं बोलेंगी या दलित संस्कृत नहीं बोलेगा, चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है वो संस्कृत नहीं बोलेगा, तो ये कोई बहुत अच्छी बात उस समय भी नहीं थी और आज तो है ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि ये कहां का न्याय था? ये कौन से तुम्हारे देवी देवता थे? तुम्हारे कौन से लेखक थे? कौन से तुम्हारे तथाकथित देवी देवता भगवान थे जो कहते थे कि स्त्रियों को संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं होगा? जो भी था, टिप्पणी कि वो प्राकृतिक भाषा बोलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा था कि स्त्रियां अगर संस्कृत सीख जाएंगी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संस्कृत में बोलने लगेगा तो ज्ञान के जो ताले हैं वो उन सबके लिए भी खुल जाएंगे, इसलिए मुश्किल रही होगी। ये टिप्पणी करनी थी आपकी। पहली बात, वर्जना नहीं है, रूढ़ी है। संस्कृत थिएटर में ये एक रूढ़ी बनाई गई, वर्जना नहीं है। ऐसा नहीं कि अधिकार नहीं था, अधिकार संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं था। वहाँ आपको दलित पात्र भी मिल जाएंगे अगर आप वृक्षकटिकम उठाइए। वृक्षकटिकम में दलित पात्र भी हैं जो संस्कृत बोल रहे हैं। और मैंने बताया था कि अगर परिव्राजिका तापसी स्तर का कोई चरित्र आया तो वो संस्कृत ही बोलेगा। थिएटर में रंगमंच पर उन्होंने कोई वर्जना नहीं की है, ऐसे रूढ़ियाँ बना दी हैं। ये रूढ़ियाँ हैं और रूढ़ियों के बारे में आप जानते हैं कि रूढ़ियाँ तो खंडित होती रहती हैं, तो ऐसी रूढ़ियों का छोटी सी बात है, मुझे कठिन बंधुओं, हमारा जो संस्कृत नाट्य साहित्य है इतना अद्भुत है। एक छोटा मृच्छकटिकम का उदाहरण, चोर है जो वसंत सेना के घर में चोरी करता है, वो ब्राह्मण है और वो सुरग बने हुए सेंध लगाने के लिए उसे कहीं रस्सी नहीं मिलती तो पता है क्या करता है? वो अपना जनेऊ निकालता है और जनेऊ से सेंध और कहता है कि वाह ये यज्ञोपवीत भी कितनी अद्भुत चीज है, ऐसे ऐसे मौके पर निकालना। ऐसा कहेंगे भगवत अचुकम मत विलास, ये सन्यासियों के अनाचार पर व्यंग्य करने वाले ऐसे जबरदस्त प्रश्न है, उनको अगर हम पढ़ेंगे तो कहेंगे कि वाह बाबा क्या बात है। और ये पंचम वेद तो बनाया ही इसलिए गया है खास तौर से कि जो चारों वेद हैं उनको के बारे में कहा जाता है कि ये ब्राह्मणों की तरह पढ़े जाएंगे। ये पांचवा वेद सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों के लिए है, स्त्रियों के लिए भी है, जिसको का पठन पाठन करें। ये अपने रंगमंच की बहुत बड़ी विशेषता है। ये मुझे लगता है कि जो चूंकि नाटक जो है वो जो समाज में स्थितियां होती हैं उन्हीं को दिखाता है, तो निश्चित रूप से उस समय समाज में ये स्थिति रही होगी कि स्त्रियां संस्कृत नहीं बोलती रही होंगी। ये रूढ़ी के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। उस कारण के पीछे तो समाज में स्त्रियां संस्कृत चाहे वचना के तहत चाहे समाज में पिछड़े होने के तहत कि वो इतनी पढ़ी लिखी, वरना कोई कारण नहीं हो सकता कि रानी या सीता तक संस्कृत बोलने नाटक में न बोल रही हो। इसलिए इस रूढ़ी के पीछे भी सामाजिक स्थितियां ही कारण रही होंगी। याद आया भैया, इसमें मालविका मित्र में कालिदास परिव्राजिका से संस्कृत बुलवाते हैं, संस्कृत बोलती है वो। हाँ, वो जो परिव्राजिका बोल सकती है लेकिन रानी नहीं बोल सकती। रानी उसमें रानी भी उसी मालविका के मतलब है, रानी संस्कृत नहीं बोलती है तो बोलते हैं स्त्री उसको। यानी एक विदुषी है वो संस्कृत में बोलती है और वो अंतिम राजा निर्णय का अधिकार देता है, वो अंतिम निर्णय होता है उसका। तो ये तो मुझे लग रहा है जो एक चीज और बोला वो ये और कहना चाहते थे, जो भार्गव जी ने जो अभी बात कही थी जो मध्यकाल की और जो इतिहास की, हम सब लोग लगातार वही इतिहास पढ़ते रहे मध्यकाल के बारे में। अभी पुरुषोत्तम अग्रवाल की नई किताब आई है जिसमें समीक्षा के संबंध में उन्होंने पूरा विस्तार, जिसमें कि उसको उस मध्यकाल को नई दृष्टि से देखने की उन्होंने आवश्यकता बताई है और बहुत विस्तार से उन्होंने मध्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण था उस जी हाँ कबीर के संदर्भ में। तो मुझे लगता है कि उसी दृष्टि से कहीं हमको
ये इतिहास को हमने पढ़ा है कि हम अधिकार में नाटक कायम रहा, लेकिन ये एक जो दृष्टि पुरुषोत्तम अग्रवाल ने दी है, इस दृष्टि को मुझे लगता है कि एक बार फिर हम लोग भी एक एनालाइज करें, उस इतिहास को अल्टीमेट ना मान लें जो अभी तक हमने पढ़ा है। ये दृष्टि भी एनालाइज करने की ऐसा तो नहीं था कि जिसको हमने, क्योंकि रामलीला आज की तारीख में भी अगर लोगों को सम्मोहित करती है, 100 बार लोग नाटक देखने जाते हैं रामलीला, तो इसका मतलब उस फॉर्म में कुछ ना कुछ तो है और वो विकास क्रम में ही निकला होगा। वो पिछड़ा रह गया, लोग फॉर्म हमारे पिछड़े रह गए और भ्रष्ट हो गए, ये अल्टीमेट मान लेना शायद हो सकती है। इसमें हम लोग एक मतलब पूरा शायद उसका फिर हम उसी नतीजे पहुंचे, लेकिन एक बार इस दृष्टि से भी देखने की मुझे लगता है जरूरत है मध्यकाल के पूरे रंगमंच को। या उसमें सांप्रदायिक एंगल तो नहीं है जैसे आलोचकों का, जैसे आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है रामलीला और रासलीला दोनों चीजें, और दूसरे प्रदेशों में भी प्रहलाद नाटक उड़ीसा में ये मध्यकाल की ही देन है और उस वक्त की देन है जब हमारी जनता, पूरे देश की जनता एक विचित्र स्थिति में थी। वही समय है कबीर का, वही तुलसी का, सूर का, मीराबाई का। ये समय पूरे समाज को नई जागृति, नई चेतना देने वाला समय है। और यहीं बहुत सारे हमारे जो इनको मैं लोक धर्मी नाट्य नहीं कहता, वो विशुद्ध देवासना, देव उपासना के प्रतीक हैं ये रामलीला, रासलीला, प्रहलाद नाटक वगैरह। तो इनका कारण ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इसने बचा लिया हमको, वरना पता नहीं क्या होता। उत्तर भारत में तो खास तौर से नहीं, हमारे ऑलरेडी हमारा दूसरा कहना है, हम जो इसमें कुशरेश जी की बातों से थोड़ा सा सहमत रखते हुए कि चूंकि पूरा मध्यकालीन पीरियड मुगल कालों का रहा है, तो जो बात के अभी दिनों में जो अभी वो हिस्ट्री लिख रहे हैं, आलोचना पर जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मुसलमानों को या पूरा मुगल पीरियड को एक एंटी, चूंकि वो लोग नाटक से परहेज करते हैं, उनके रिलीजन में नाटक से परहेज है, वो नाटक करना ठीक नहीं समझते हैं, इसलिए वो एक अंग्रेज की भी शायद मंशा हो कि लोगों को कैसे हिंदू मुस्लिम को तोड़ा जाए। तो ये मंशा में तो काम नहीं कर रही कि नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। अपनी परंपरा में तो मुसलमानों का इतना जबरदस्त योगदान रहा है रंगमंच में। नहीं, उनका योगदान तो है, लेकिन जो आलोचक किताबों में, मैक्सिमम किताबों में यही लिखी जा रही है, जिस बात को सवाल को कुलश्रेष्ठ भी उठा रहे हैं कि कहा गया है कि उनके यहाँ उस वक्त काफी दबाया गया और इसलिए मुगल पीरियड में पूरा ड्रामा हमारा लोप हो गया, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ये बात उठी थी कि निराश और पराजित जाति का साहित्य, ये एक बात वहाँ उठी। और उससे ठीक बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने कबीर एग्जैक्टली इस बात का खंडन किया जबरदस्त कि ये स्वाभाविक विकास प्रक्रिया है, भारतीय चिंताधारा का ये स्वाभाविक विकास है, इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं। हाँ, वैसे कि मुझे लगता है कि वत्स जी का जो आक्रोश में वेदना थी उसका शमन हो चुका होगा और भाई राजेश जी की भी बात का शायद उत्तर सही मिल गया हो, या फिर भविष्य में भी हम लोग इस बात पर विचार विमर्श कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है और जानता हूँ, बख्शी तालाब में केवल एक रामलीला ऐसी जिसमें केवल मुस्लिम लोग ही काम करते हैं, ऑन स्टेज बैक स्टेज केवल वही काम करते हैं, नाटक बताते हैं केवल वही काम करते हैं और कोई नहीं। और चौक की रामलीला में पूरा बैक स्टेज और इवन पात्र भी मुस्लिम भाइयों द्वारा निर्वाहित होते हैं। और दूसरी, जहाँ तक अभी जो प्रश्न उठा था उसको लेकर मैं भी कुछ बात कहना चाह रहा था। ये ठीक वैसा ही था कि स्त्री पात्र प्राकृत बोलेगी, संस्कृत नहीं बोलेगी। ये जो गुरुवर ने ट्रूथफुलनेस की एक बात कही थी, आज भी अगर आप कोई नाटक कराते हैं, व्यवसाय या समाज वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ कोई पात्र होता तो आप कहते यार तुम जरा अवधि वाली भाषा बोलना, तुम प्योर हिंदी मत बोलना, यार तुम अंग्रेजी के शब्द न डालना, ताकि ट्रूथफुलनेस के अकॉर्डिंग टू कैरेक्टराइजेशन एक ट्रूथफुलनेस दर्शक तक संप्रेषित हो। वो तो एक व्यवस्था थी पात्रों की भाषा की। वहां पर जो समाज का ये जो अभिशाप था, शायद उसके आग्रह में ऐसा नहीं हो रहा था, वो तो नाटकीय मार्ग के हिसाब से ऐसा हो रहा था। और जहाँ तक आपने कहा कि ये सब रंगकर्मियों का ही दोष है, और इतनी बड़ी परिचर्चा में ये बात ही स्थापित हो रही है कि रंगकर्मियों का ही दोष है जो आज चीजें टूट रही हैं। हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दर्शक को नहीं, स्वयं को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, रंगकर्म को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि हमें उस शिखर बिंदु को पहचानना होगा, उस स्वायत्त कलात्मक स्वायत्तता को पहचानना होगा जिससे दर्शक हम तक जुड़े,
हमें ही सुधरना होगा, हमें ही अपने उत्कर्ष के बिंदु को खोजना होगा। ये बात बार बार सत्य रूप में यहाँ स्थापित होती रही है और आप इतने जागरूक व्यक्ति इस मामले में हैं, तो ये जरूर रंगकर्मी अगर कोई भटक भी रहा होगा तो रास्ते पर आ जाएगा, बशर्ते कि आप वहाँ मौजूद हों। तो धन्यवाद। अब मैं आप सभी का साधुवाद व्यक्त करते हुए मंचासीन विभूतियों का पुनः प्रणाम नमन अभिनंदन करते हुए आज की सभा का समापन करता हूं और कल के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। भाई मुझे एक बात कहनी है। ये कहना है कि मैं आप लोगों की बात जो सुन रहा था कि मध्यकालीन युग में क्या हुआ, एक सिर्फ गौर करने वाली बात ये थी कि मैंने कुछ बाहर के साहित्य पढ़े और वहाँ कुछ अजीब सी चीज़ मैंने देखी। वो ये देखा कि एक सेंचुरी में तो थिएटर ने बहुत विकास हासिल किया, दूसरी सेंचुरी में प्रोज आ गया, तीसरी सेंचुरी में पोइट्री आ गई और इसके हिस्टोरिकल कारण थे, साइकोलॉजिकल कारण थे, वॉर भी कारण बना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, रिलीजन का भी इसमें रोल रहा। तो मध्यकालीन समय में जो आप देखते हैं, जो भक्ति का और जो भक्ति पोइट्री जो हमने देखी, उसके भी उसका चिंतन से बहुत गहरा संबंध है और सामाजिक कारण भी थे। मुगल थे और ये भी फैक्ट है कि इस्लाम में थिएटर को गवाही नहीं दी जाती, बल्कि अभी किसी दिन पहले किसी से बात हुई थी कुछ शिया और सुन्नी भाइयों से, तो वो ये भी हो रहा था कि शिया भाई थे वो कहने लगे कि साहब हमको सूफी म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, ये सुन्नी लोग करते हैं वगैरह वगैरह, ये बात हुई। तो इन चीज़ों के पीछे अगर आप एक कोई पॉलिटिकल इज्म को लेके चलेंगे या कोई एक विशेष विचारधारा को लेके चलेंगे तो आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। बड़ी आसानी से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, ये कारण। लेकिन एक बात सोचने की ये है, जिस तरफ मैं जाते जाते आपका ज़रा इस इलाके में रहने वाले लोगों की बात करना चाहूँगा कि क्या नाटक हमारे कल्चरल इथॉस में रहा है पिछले 1000-1200 साल? संगीत रहा है, शास्त्रीय संगीत रहा है, शास्त्रीय नृत्य रहा है, कविता रही है, साहित्य रहा है। यही एक ऐसी कला है जिसमें कि कोई विकास नहीं हुआ, कोई विचार सामने नजर नहीं आता। तो हमारा जो कल्चरल इथॉस है, जो हमारा कल्चरल मेकअप है, उसमें पोइट्री